वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। वैसे तो ये वीडियो आज रात को अपलोड होना चाहिए था फाइनल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के साथ, पर कल का वीडियो रात का जब मैंने अपलोड किया उसके बाद आज सुबह उठ के जब मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था उसके अंदर मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि आप में से काफी लोग ऐसे जिन्होंने कल का वीडियो देखा है, उनके दिमाग में, उनके मन में काफी सारे डाउट्स हैं या फिर कहें उनके पास काफी कम इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज है, स्पेशली थियोरेटिकल बिजनेस को लेकर या फिर थियोरेटिकल राइट्स को लेकर। तो उन चीजों को पढ़ने के बाद और आज सुबह कलेक्शन या फिर कहें एडवांस बुकिंग के ट्रेंड को देखने के बाद मुझे लगा कि चलो रात का वीडियो जब आएगा तब आएगा, उससे पहले एक वीडियो बना लिया जाए जहां पर ऑडियंस का थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाए और एडवांस बुकिंग के बारे में भी बात हो जाए। डाउट क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब फिल्म जो है कल रिलीज होगी, उसके बाद डेली हम जो है दो वीडियो अपलोड करेंगे। अब हर वीडियो के अंदर अगर यही सब कमेंट्स आते रहेंगे तो सभी को रिप्लाई दे पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो कल की वीडियो के अंदर जो सबसे ज्यादा सवाल यहां पे निकल के आ रहे थे वो ये थे कि अगर फिल्म का बजट 500 या 600 करोड़ का है तो फिर फिल्म को हिट होने के लिए केवल 500 करोड़ क्यों चाहिए? इतने कम कलेक्शन के अंदर ये फिल्म हिट कैसे हो सकती है? तो देखिए, ये जो कमेंट्स कल आए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग वो हो सकते हैं जिनको केवल बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल का नॉलेज हो या फिर वो केवल बॉलीवुड की फिल्मों का कलेक्शन फॉलो करते हो, उन्हें प्रॉपर थिएट्रिकल राइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आता है उसके बारे में ज्यादा पता ना हो, या फिर हो सकता है कि वो लोग जानबूझ के ट्रोल करने के लिए जो है ये चीजें बोल रहे हो। अब वो ट्रोलिंग वाली चीज अलग है, बट हम जब किसी फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो टेक्निकली चीजों को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, काफी बार बता चुका हूं कि कोई भी फिल्म हिट या फ्लॉप डिसाइड होती है डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स के शेयर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यही डिसाइड करता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है। एक्चुअली में प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर तीनों को ही प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है। अब प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को घाटे में जाके रिलीज नहीं करता है, भले ही फिल्म का बजट 5 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, वो हमेशा अपनी फिल्म को रिलीज से पहले ही जो है प्रॉफिट में ले आएगा। अपना जितना भी लैंडिंग कॉस्ट होगा उस फिल्म का उसे वो रिकवर कर लेता है, चाहे थियोरेटिकल राइट्स के थ्रू या फिर नॉन थियोरेटिकल राइट्स के थ्रू। और यहां पर भी टी सीरीज ने वो काम कर लिया होगा। तो यहां पे प्रोड्यूसर्स को हम साइड में ही निकालते हैं कि उनका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब वहां पर जब बात चली जाती है तो यह देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिस प्राइस पर इस फिल्म को खरीदा है वो प्राइस वो रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो फिल्म हिट है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिल्म फ्लॉप है। अब क्योंकि यहां पर वर्ल्ड वाइड फिल्म के थियोरेटिकल राइट्स का जो वैल्यूएशन निकल के आया है वो 242 करोड़ का है, इसीलिए फिल्म को हिट का टैग लेने के लिए अराउंड 243 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन और मिनिमम टू मिनिमम 450 से लेकर 520 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन यहां पर करना है। और यही सिस्टम हर फिल्म के लिए फॉलो किया जाता है, एटलीस्ट साउथ में तो हर फिल्म के लिए फॉलो किया जाता है। अगर फिल्म के थियोरेटिकल राइट्स को किसी और को बेच दिया गया हो तो अगर फिल्म प्रोड्यूसर्स के थ्रू अपने आप रिलीज की जाती है तो उसके बाद वैल्यूएशन फिगर्स लगाए जाते हैं, जिसको कोई भी प्रोड्यूसर चाहे आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। बोल सकता है कि हमारा अपना खुद का रिलीज है, हमारा इतना प्रॉफिट गया, इतना लॉस हुआ, वो अपने आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। बट क्योंकि फिल्म आदि पुरुष के मैक्सिमम जगहों के जो थियोरेटिकल राइट्स हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थियोरेटिकल राइट्स हैं, वो आउटराइट सेल किए गए हैं, इसीलिए हमारे पास प्रॉपर डेटा है कि फिल्म को हिट या फ्लॉप होने के लिए कितना कलेक्शन करना है। हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया और ओवरसीज जो है टी सीरीज अपने आप रिलीज कर रहा है तो वहां पर वो चाहे तो मैनिपुलेट कर सकता है, बट जो रेगुलर बेसिस पर वैल्यूड फिगर निकल के आए हैं वो जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक दूसरी बात जो सभी के मन में निकल के आ रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी फिल्म का अगर थियोरेटिकल राइट्स बिके हैं तो वो सिर्फ 242 करोड़ में क्यों बिके हैं? क्योंकि अगर इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट को देखा जाए, जितना बजट मीडिया के अंदर फिल्म का बताया गया है 500 करोड़ के आसपास, जितनी डिले ये फिल्म हुई है, अगर फिल्म पे कुछ काम बोल रहे हैं हुआ है, जो भी हुआ है, तो एक लैंडिंग कॉस्ट अगर फिल्म की पकड़ के चले तो कहीं ना कहीं फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट लगभग सेम ही होगी मेरे हिसाब से RRR फिल्म के, क्योंकि वो फिल्म भी काफी बार पोस्टपोन हुई थी, काफी बार डिले वगैरह हुई थी, तो उसका भी इंटरेस्ट वगैरह बढ़ते कम होते, तो लैंडिंग कॉस्ट लगभग बराबर ही हो गया होगा। पर उस फिल्म का अगर आप देखोगे तो प्री रिलीज थियोरेटिकल बिजनेस था वो अराउंड 450 करोड़ के आसपास का था, 400 प्लस करोड़ के आसपास का था। तो फिर इस फिल्म का 240 करोड़ के आसपास का क्यों है? तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए, कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर तभी उतने प्राइस देने के लिए तैयार होगा जब उसको भरोसा होगा कि इतना प्राइस रिकवर हो पाएगा। अब आदि पुरुष फिल्म के केस में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ट्रेलर टीजर्स को लेकर एक हल्की सी नेगेटिविटी जो है वो चल रही है, उस चीज को हम साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो आंध्र प्रदेश
प्रदेश और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पर पीपल मीडिया फैक्ट्री ने फिल्म की थिएट्रिकल राइट्स को 170 करोड़ में लिया था। काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि नहीं इतने में नहीं खरीदा है, बट रिसेंटली जो है उन्होंने खुद ही इंटरव्यू के अंदर बता दिया है कि ऑल ओवर साउथ इंडिया के राइट्स को 185 करोड़ में खरीदा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट्स को 170 करोड़ में खरीदा है। तो उन्होंने 170 करोड़ में खरीदने के बावजूद भी फिल्म को जो है एनआरए बेसिस पर सिर्फ 120 करोड़ में बेच पाए। इससे ज्यादा रकम जो है कोई भी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके पीछे भी काफी फैक्टर्स हैं। नंबर एक फैक्टर यह है टिकट प्राइसेस। अगर आप देखोगे तो कोई भी फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब रिलीज होती है उसका एक नियम है कि अगर फिल्म की शूटिंग 20% से ज्यादा अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई होगी तब उसको जो है 75 रुपीज तक का जो है टिकट प्राइस पर हाइक मिलता है, जैसा कि RRR फिल्म को मिला था। पर क्योंकि आदिपुरुष फिल्म पहली बात तो पूरी तरीके से मुंबई में स्टूडियो में शूट हुई है, ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है, तो उसको तो वैसे भी कोई जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने नहीं चाहिए थे, बट फिर भी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट ने उन्हें जो है कुछ हाइक दिया है। 50 रुपए का हाइक दिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 दिन के लिए दिया है। तो इसी लेवल पर अगर आप देखोगे तो रिकवरी के लिए जो डाउट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिल्म के साथ साथ द फ्लैश भी रिलीज हो रही है। कहने को तो फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है, कहने को तो हाइप जो है वो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इंडिया के अंदर, एटलीस्ट आज पहले दिन की अगर हम बात करें, बट फिर भी जो है क्योंकि उन्होंने अपनी रिलीज डेट पहले से फिक्स कर ली थी तो उन्होंने काफी जगहों पर 3D स्क्रीन्स और IMAX स्क्रीन्स को जो है बुक कर लिया था। और IMAX एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर स्पेशली इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को लूटने की कोशिश करते हैं, जहां पर टिकट के प्राइसेस 700, 800, 1200, 1500 रुपए तक जो है पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि IMAX स्क्रीन्स ही नहीं मिले फिल्म को तो वो जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए था वो भी गया। अब ये सभी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में भी चल रही होती हैं तो वो इतने महंगे प्राइस पे क्यों खरीदेगा जब उसे पता है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम ले सकते थे टिकट प्राइसेस के ऊपर वो हमें यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। और ये सभी चीजें जितनी इफेक्ट कर रही है यहां पर इंडिया के अंदर उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट कर रही है ओवरसीज के अंदर, क्योंकि ओवरसीज में द फ्लैश तो है बहुत ही ज्यादा स्क्रीन्स जो है कवर कर चुकी है 3D और IMAX 3D की अगर हम बात करें तो ये कारण हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रकम देने के लिए शायद तैयार नहीं हुए हो जिस रकम पर एक्चुअली इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए था। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि जो लैंडिंग कॉस्ट हम इस फिल्म की सोच के बैठे हुए हैं 500-600 करोड़ वो शायद हो ही ना। मे भी हो सकता है कि मेकर्स ने मीडिया के अंदर गलत इंफॉर्मेशन दी हो, बढ़ा चढ़ा के फिगर्स को बताया हो, बजट को बताया हो, उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है। हाँ, ये पता है कि एक्टर्स लोगों ने अच्छी खासी फीस जो है इसके लिए ली हुई है, तो एक्टर्स की फीस कितनी गई है, प्रोडक्शन पे पैसा कितना लगा है वो तो मेकर्स ही जानते हैं। बट एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रोड्यूसर जो है कहीं पर भी घाटे में नहीं बैठा होगा, उसने अपना पैसा जो है रिकवर कर लिया होगा, इसीलिए उन्हें कोई टेंशन यहां पर होगी नहीं। अब हो सकता है कि इन सभी चीजों को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं यहां पे चीजों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कहीं पर किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जो फैक्ट्स हैं उन्हें फैक्ट्स के साथ आपको बता रहा हूं और कोई भी पॉजिटिविटी फैलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे किसी ने नहीं दिए हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो उसके बारे में आप उन लोगों से पूछो जिनको ट्रेलर नंबर 1 तो पसंद नहीं आया था, बट जब ट्रेलर नंबर 2 आया तो उसके अंदर वही चीजें लगभग थी जो ट्रेलर नंबर 1 में थी, बट उन्हें वो ट्रेलर फिर पसंद आ गया। तो उनसे आप जाकर सवाल पूछो, क्योंकि मैंने तो अपने पहले वीडियो के अंदर आपको यह भी बताया कि किस तरीके से IMAX 3D वर्जन नहीं मिलने की वजह से फिल्म को थोड़ा सा नुकसान होगा। मैंने तो यह भी बताया कि कल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ओवरसीज के अंदर क्रोम स्कोर वेबसाइट के अंदर डेट को चेंज करके प्रीमियर शोज की जो ट्रैकिंग है उसे रोक दिया है। वो सब चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं जो शायद ही आपको कोई बता रहा होगा जिसको ये मिला होगा। तो मैं यहां पर कोई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठा हूं। जो चीजें सही हैं वो सही हैं, जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। गलत चीजों के बारे में मैं डेफिनेटली बात करूंगा अगर मेरे पास उसके लिए कोई प्रूफ होगा, तो बिना प्रूफ के किसी भी नेगेटिव चीज पर बात करना मेरी आदत नहीं है। अब दूसरा जो सबसे ज्यादा कमेंट यहां पर कल निकल के आया वो ये था कि भाई इस फिल्म की ब्लॉक बुकिंग हो रही है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। तो हाँ, हर किसी को पता है कि अभिषेक अग्रवाल वालों ने 10,000 टिकट्स की अनाउंसमेंट की है, रणबीर कपूर की तरफ से 10,000 टिकट्स की अनाउंसमेंट हुई है, फिर कोई अनन्या बिरला करके है उसने भी जो है 10,000 टिकट्स की अनाउंसमेंट की है। हनुमान जी के लिए एक एक सीट हर थिएटर में रखी जा रही है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अराउंड 12,000 के आसपास जो है सीट्स ऑलरेडी बुक कर ली जाएगी। तो ये काइंड ऑफ कॉर्पोरेट बुकिंग ही है। और ये क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस फिल्म के डे 1 कलेक्शन के अंदर? तो अब अगर यहां पर आप थोड़ा सा लॉजिकल और सेंसिबल वे में बात करने की कोशिश करोगे, बात को सुनने की कोशिश करोगे, तो यहां पर आप सोच के देखिए कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हुई है उस हिसाब से कितनी ब्लॉक बुकिंग, कितनी कॉर्पोरेट बुकिंग है। 30,000,
30,000 की कॉर्पोरेट बुकिंग मान के चलिए रणबीर, अभिषेक अग्रवाल और अनन्या बिरला की, तो 30,000 की जो कॉर्पोरेट बुकिंग नजर आ रही है उसको एवरेज टिकट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256 के अराउंड है, तो उसको रखोगे तो 77 लाख रुपीस, सिर्फ 77 लाख रुपीस बन रहे हैं। चलो एवरेज टिकट प्राइस भले ही 253 हो, मान के चलते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग को जो है हाईएस्ट जो प्रीमियम टिकट्स हैं, जो 300, 350, 400 रुपए के आसपास के टिकट्स हैं, उनके लिए की गई है, तो उनको भी पकड़ के चलोगे तो भी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की जो है कॉर्पोरेट बुकिंग मानी जाएगी। उसके बाद अगर हनुमान जी वाले 12,000 टिकट को भी पकड़ लोगे तो भी जो है कुल मिलाकर जो है कलेक्शन 35-37 लाख के आसपास का होगा। फिर तो अगर कुल मिलाकर पूरा भी फिगर आप पकड़ के चलते हो तो ये मान के चलो कि यहां पर कॉर्पोरेट बुकिंग जो है अब तक ऑफिशियली, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं, जो इन लोगों ने ये अनाउंसमेंट के थ्रू की है, वो अराउंड 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास की है। चलो ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल कॉर्पोरेट बुकिंग जो है ये लोग ऑफिशियली 2-3 करोड़ की करेंगे, अनऑफिशियली 5 करोड़ या फिर 6 करोड़ तक चला जाता है। अब जस्ट इमेजिन अगर फिल्म आदि पुरुष यहां पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर लेती है तो उसके सामने ये 5 करोड़ 6 करोड़ की जो वैल्यू है वो क्या ही रह जाएगी। और ये कोई पहली बार हो नहीं रहा है। अभी मैं आपको बताऊं जो नया ट्रेंड चल रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रोड्यूसर्स जो बड़ी बजट की फिल्में आ रही हैं उनके लिए उनकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है कि हम जो है प्रमोशंस पे पैसा खर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, उस पैसे को बचा के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है हम कॉर्पोरेट बुकिंग में ऐड करते जाएंगे, जो कि एडवांस बुकिंग को जो है थोड़ा सा पुश करेगा, कलेक्शंस को थोड़ा पुश करेगा। तो वो पैसा जो प्रमोशन पे खर्च कर सकते थे जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि उससे हाइप क्रिएट होगी या नहीं, उसी पैसे को जो है यहां पर प्रोड्यूसर्स डाल देते हैं जिससे एडवांस बुकिंग और कलेक्शन को थोड़ा सा बूस्ट मिले और हो सकता है कि ओवरऑल जो है फाइनल फिगर्स जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। अब आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स ने अब तक क्या किया है, कुछ क्रिटिक्स लोगों को पैसे वगैरह दिए हुए हैं जो कि कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा भी 20 लाख भी नहीं होंगे, 50 लाख भी नहीं होंगे। इसके अलावा एक बड़ा अभी प्री रिलीज इवेंट रखा गया था जिसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ 2-2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ था, तो बस इतना ही तो खर्चा किया उन्होंने, इससे ज्यादा तो अभी तक कुछ खर्चा भी नहीं किया है। तो जो पैसा प्रमोशन के लिए बचाया होगा उसको वो यहीं पर थोड़ा करके डालेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ओवरऑल कलेक्शन का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा होगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज को किस तरीके से लेना चाहते हो, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। हालांकि ये क्लियर है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं जो इसी अप्रोच के साथ जाती हैं, बट आदि पुरुष के मेकर्स ने आधी चीज जो है ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर दी कि हम जो है कॉर्पोरेट बुकिंग करने वाले हैं। तो 5 करोड़ की अगर उन्हें कॉर्पोरेट बुकिंग करनी है तो 2 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग की जो है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके रखी हुई है। और हमारा क्या है, हम तो आपको वही डेटा देंगे ना जो डेटा ट्रैक हो रहा है। अब उस ट्रैकिंग को अगर मेकर्स मैनिपुलेट कर पा रहे हैं किसी तरीके से, किसी तरीके की बुकिंग से अगर मैनिपुलेट कर पा रहे हैं तो इसका मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं। इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्क्रीन्स, इतने सारे शोज हैं, वैलिड प्रूफ तो है नहीं। जो डेटा ट्रैक हो रहा है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, उसे सही समझना है गलत समझना है वो पूरा आप पर डिपेंड करता है। तो ये हो गए आपके सारे डाउट्स जो कि मैंने सोचा कि थोड़ा क्लियर कर लिया जाए कि बार बार आप कमेंट्स में वही चीजें लिखते रहो और मैं फिर रिप्लाई देता रहूं। तो ये पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर एडवांस बुकिंग की मैं बात करूं तो ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि कल रात के बाद से तेलुगु वर्जन ने जो स्पीड पकड़ी है, ऑलरेडी स्पीड पर थी तो उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है ना, आप इमेजिन नहीं करोगे कि जो अंत होगा तेलुगु वर्जन का वो हिंदी वर्जन से कितना तगड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर सिर्फ तेलुगु वर्जन की मैं बात करूं, केवल हैदराबाद सिटी की अगर मैं बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुबह के 10 बजे हैं और अभी की अगर मैं बात करूं तो केवल हैदराबाद की अगर हम बात करें तो तेलुगु 2D और 3D वर्जन को मिलाकर ही जो है फिल्म ने वहीं से केवल एक ही सिटी से 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जस्ट इमेजिन 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन केवल और केवल हैदराबाद सिटी से। इसके अलावा बेंगलुरु में भी तेलुगु 3D वर्जन ताबड़तोड़ चल रहा है, 1 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन वहां से भी निकल चुका है। और इसी का एक रिजल्ट है कि फिल्म ने जो है अब तक जो है केवल इंडिया भर में ही जो है 15 करोड़ के आसपास का जो है ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग लेवल पर ही कर लिया है। इसके अलावा अगर यूएसए की मैं बात करूं तो क्रोम स्कोर वेबसाइट को बंद करने से पहले या फिर ट्रैकिंग को बंद करने से पहले जो है जो फाइनल डेटा यहां पर निकल के आया है उस हिसाब से फिल्म ने जो है प्रीमियर शो से यूएसए के अंदर 5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग कर ली है। अब क्योंकि ट्रैकिंग रुक जाएगी उसके बाद हमारे पास जो है कोई डेटा नहीं आने वाला है कि क्या ये फिल्म प्रीमियर शो में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर पाती है नहीं कर पाती है। वो तो मेरे सबसे शायद डे 1 पर ही अगर क्लियर होता है तो हो पाएगा, अदरवाइज मुझे अभी तो जो है पता नहीं है। तो ये मान के चलिए कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर फिल्म आदि पुरुष जो है आसानी से अब तक 20-21 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग जो है कर चुकी है। आज का दिन पूरा बाकी है, देखते हैं किस तरीके से एडवांस बुकिंग चलती है। आप में से कौन कौन कल ये फिल्म देखने जाने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे रात के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।